के आशीर्वाद की बदौलत रविंद्र को एक नाम मिल पाया, एक जगह मिल पाई, और ये जीत और तमाम ये जीतें मैं उन सभी भाइयों को समर्पित करता हूँ। अच्छा देखिए, आपने कहा टिकट कटा किस वजह से कटा? चूंकि कहा जा रहा है उस वक्त तो तमाम जो दिग्गज थे वो मैदान में थे, आप नए नवेले थे, छोटा चेहरा, और इसके अलावा कि इतना युवा को कैसे वो फोकस कर पाते। लेकिन अब आपने ये साबित कर दिया, आपकी रैलियां हम देखते हैं, हम दिखाते हैं किस तरीके से अपार भीड़ उमड़ रही है। तो अब क्या लगता है, पार्टी को रिग्रेट हो रहा होगा? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो भीड़, आप जो जिनको भीड़ बता रहे हैं, ये मेरे अपने लोग हैं जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, मुझे प्रेम देने के लिए आ रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की बहुत बड़ी उम्मीदें थार के लोगों ने मुझसे लगाई है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ऑन कैमरा कह सकता हूँ, मैं उन उम्मीदों पे पूरे तरीके से खरा उतरूंगा। देखिए, आप युवा चेहरा हैं, और युवा चेहरा होने के नाते कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी बहुत बन जाती हैं। आप चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम मुद्दों को भी उठाते हैं। अभी फिलहाल जो आपको नजर आ पाता है रविंद्र जी, वो क्या नजर आता है? क्योंकि युवा जो होते हैं कहीं ना कहीं, चूंकि पाकिस्तान से सटा हुआ है वो बाड़मेर का क्षेत्र भी, और जिस सीट से आप हैं वहां पर भी कुछ समस्याएं हैं, तो आप युवाओं के प्रति कैसे काम करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर जो पार्लियामेंट एरिया है वो राजस्थान का 60% इंटरनेशनल बॉर्डर अपने पास रखता है। जाहिर है जी, और अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर मजबूत हो तो वहाँ के लोग मजबूत होने जरूरी है। और मैं बात करूं अगर युवाओं की, तो आज मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पे, खूब सारी कंपनीज, ऑयल फील्ड से लेके माइनिंग तक, पर हमारे स्थानीय को किसी तरीके का रोजगार नहीं मिल पाता। आज के समय में एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हम जीरो हैं। ठीक है, हम कोई नया स्टार्टअप नहीं देख सकते, एंटरप्रेन्योर का एक जमाना जो है उसके अंदर हम फेल होते जा रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि युवाओं को रोजगार की जरूरत है, और रोजगार की तरफ ले जाना ये हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी का कर्तव्य है, और आने वाले समय में इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए रविंद्र जी, बहुत छोटे उम्र है आपकी, और आपके सामने यूं कहें टारगेट बड़े बड़े हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है, सीएम की रैली हो रही है, डिप्टी सीएम की रैली हो रही है, और चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। क्या लगता है, कितनी चुनौती मानते हैं रविंद्र? जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े दिग्गज हैं, और तमाम लोग जो बाड़मेर आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा इस थार की धरती पे। साथ ही साथ मैं ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि मेरे पास स्टार प्रचारक नहीं है, मेरे पास मेरे ये भाई हैं, 36 कौम के लोग हैं, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तमाम जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो 27 के बाद या 26 के बाद नहीं मिलेंगे, पर ये रविंद्र अपना पूरा जीवन इन भाइयों की सेवा में लगाएगा। अच्छा, ऐसा क्या लगता है आपको कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर की जनता को ऐसा क्या दे देंगे जो बीजेपी और कांग्रेस नहीं दे सकती? आप क्या नया दिखाएंगे उनको? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के 77 साल बाद में भी हम छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर हमारी बात कभी देश की सबसे बड़ी पंचायत में उसी मजबूत तरीके से नहीं रखी गई। सभी ने पक्ष को भी बारी दी, विपक्ष को भी दी, बारी बारी से सबको आजमाया भी है, पर कहीं ना कहीं वो जो समस्याएं थी, मूलभूत सुविधाएं थी, वो तक नहीं मिल पाई। आज हम एयरपोर्ट नहीं मांग रहे, हम बड़े बड़े कोई मॉल वगैरह नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि साहब पीने के लिए पानी दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, हमारे बच्चे कुछ आगे कर लें, बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए हेल्थ का कोई ढंग का सिस्टम आप तैयार कर लें। पर आप सोचेंगे कि हम जो बाड़मेर, जो मेरा जिला है, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, ठीक है, पर हमारे लोगों को उसके बदले में कुछ नहीं मिल पाता। मैं इनकी बात मजबूती से उस सदन में करूंगा, और साथ ही साथ तमाम चीजें, तमाम बातें जो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इन सब का परिणाम आने वाले 5 साल बाद में आपके बीच में लिस्ट लेके बैठूंगा। हमारी शुभकामनाएं तो रहेंगी, लेकिन आप मुझे जरा ये भी बताइए, क्योंकि हमेशा जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनके बारे में एक परसेप्शन सेट होता है, वो ये होता है कि भाई आप रायता फैलाने आए हैं। सीधी बात तो ये, जिसे हम कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं किस क्षेत्र को, मतलब किस सीट को, किस पार्टी को आप फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि आप तो बीच वाले हैं ना, तो आप इनके टिकट भी काट सकते हैं, आप बीजेपी पे टिकट काट सकते हैं। तो फिलहाल नुकसान किसे होता दिखता है? देखिए, नुकसान नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जनता का फायदा हो रहा है। जनता को एक वोट करने के लिए ऑप्शन मिला है। पक्ष और विपक्ष से जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है, सबको आजमा चुकी है। अब उन्हें जरूरत है अपने बेटे की, अपने भाई की। अब उन्हें नेता नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए, और बेटा ये रविंद्र है,
पर ये आने वाले समय में काम करेगा, इनके बीच में रह के काम करेगा, धरातल से, जमीन से जुड़ के काम करेगा। वो नहीं जो जयपुर और दिल्ली के पानी पीते ही बदल जाते हैं, वैसा नहीं, इनके तो बीच में रह के हम ये भी कह सकते हैं ना रविंद्र जी, अच्छी बात है, सोच आपकी अच्छी है। आप युवाओं को तरजीह देने की बात करें हैं, रोजगार देने की बात करें, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करें, लेकिन आपका प्रेम रहा है एबीवीपी से और आपने टिकट की मांग भी की थी बीजेपी से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मोह भंग कैसे हो गया? आप सिर्फ टिकट नहीं मिला इस वजह से मोह भंग हो गया या कुछ और भी बात है? राजनीतिक जीवन में कई सारी उठापटक होती है, उतार चढ़ाव के दौर आते हैं। उस समय की स्थितियां परिस्थितियां ये रही कि मुझे टिकट नहीं मिल पाए, ठीक है, हो गया, छात्र राजनीति में टिकट नहीं मिला, चुनाव जीत गया। जीतने के बाद मुझे ये लगता है कि तमाम जितने भी गिले शिकवे भी होते हैं वो आदमी को भूल जाने चाहिए। 3 साल हमने काम किया, 3 साल सभी के साथ में मिल के काम हमने किया, चाहे वो पक्ष रहा चाहे विपक्ष रहा। और 3 साल के टेन्योर के बाद में फिर वापस जब दोबारा शुरू हमने किया विधानसभा के चुनाव में, तो विधानसभा के चुनाव में भी तमाम सब भाइयों का साथ और सहयोग रहा। तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई मोह भंग कभी हो नहीं सकता, किसी से नहीं हो सकता। अच्छा, अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं, जो कि हमेशा देखा होगा, क्योंकि तमाम जो विपक्ष है वो बीजेपी को ये कह देता है कि यहाँ पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला देती है, तमाम निर्दलियों को अपने पक्ष में कर लेती है, चाहे कांग्रेस भी क्यों ना हो, हम दोनों की पार्टी की बात कर लेते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ऐसा संभव है क्या कि आप पीछे जा सकते हैं, बीजेपी की साथ शामिल हो सकते हैं फ्यूचर की हम बात करें तो? भविष्य के गर्भ है सब चीजें, कौन कहाँ होगा क्या नहीं होगा, अभी कोई किसी तरीके की बात करना मुझे नहीं लगता ठीक है। मैं आपको बताऊं कि 26 तारीख को चुनाव है। हाँ। अभी तो जनता तय करेगी हाँ। कि किसे दिल्ली पहुंचाएगी। हाँ। मुझे भरोसा है जनता मुझ पे आशीर्वाद रखेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में सब चीजें स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ किसी से छिपा नहीं है, तो हमें मान सकते हैं कि यदि बीजेपी आपको ऑफर करे, बीजेपी आपको बुलाए, क्योंकि बीजेपी तलाश भी करती है, चाहे कांग्रेस भी तलाश करती है, तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वो हम कह सकते हैं कि आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं फ्यूचर में। देखिए, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, मेरे अपनों के लिए अगर जो मजबूती से बात करेगा, उन्हें कोई नई सौगातें देगा, तो मैं सबसे बात करूंगा। मतलब प्रेम अभी बरकरार है, पुराना प्यार है, कभी भी हिलोरे मार सकता है। सभी से प्यार है, सभी से प्रेम है। ये आपने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, इसमें बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं आप। मैंने तो किसी का नहीं किया, कर तो दोनों का आप रहे हैं। भाई, हमारा काम तो पूछना है, हम तो चीजें तलाश रहे हैं। अच्छा, जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो वो आपके लिए कितनी चुनौती दिखते हैं आपको? मुझे नहीं लगता, जनता ने मन बना लिया है। हाँ। आने वाले समय में जनता 26 तारीख को वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद देगी। मुझे पूरा भरोसा है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, राजनीति में धैर्य का अपना एक अलग महत्व कहा जाता है, आपके अनुसार, क्योंकि जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं 26 साल आपकी उम्र है मात्र, और इसके अलावा जो जनसभाएं आप कर रहे हैं, जो रोड शो आप कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य की कमी तो नहीं है कहीं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवा अगर मेहनत नहीं करेगा तो कौन करेगा। आज एक तरफ हम जब कह रहे हैं कि साहब देश के अंदर 60% युवा है, और दूसरी तरफ हमारा युवा प्रतिनिधित्व 12% है। सब ये चाहते हैं कि भैया युवा थक थक के करे, 40, 50, 45 पार करे, फिर कहीं ना कहीं मुख्य धारा की राजनीति में। क्यों? जब 25 साल चुनाव लड़ने की एज है, तो वो 26 में क्यों नहीं आ सकता? और मैं तो ये चाहूंगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो 26 साल के 27 साल के युवाओं को टिकट देती? किसी को नहीं देती। वो सिर्फ युवाओं की बात करते हैं। अभी जो मैनिफेस्टो कई सारे आए हैं, आप देखेंगे उनमें बढ़ चढ़ के युवाओं के बारे में लिखा है, पर युवाओं को मिला क्या? न रोजगार मिला, न कुछ और। आप पिछले मैनिफेस्टो उठा लीजिए, अभी 2019 में चुनाव हुए, आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए, आप देख लीजिए कि कौन सी गवर्नमेंट ने कितने क्या क्या काम अच्छा, करवाया। मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी जारी हो गया, बीजेपी का भी जारी हो गया, यहाँ पर क्या लगता है इस मैनिफेस्टो से कुछ निकल के सामने आ पाएगा? देखिए, धरातल पे अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कुछ विशेष कोई बदलाव हुआ है। मैनिफेस्टो की बातें चुनावों तक होती है, चुनाव जैसे ही निकलते हैं मैनिफेस्टो वगैरह पता नहीं कहाँ जाते, मुझे नहीं पता। अच्छा, बाड़मेर से आगे हम वृहद स्तर पर पूरे राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि बहुत तमाम घोटालों में कहीं ना कहीं कांग्रेस फंसी। ठीक है, पेपर लीक का मामला भी किस तरीके से सामने आया, ये कहीं ना कहीं छलावा है। युवाओं के साथ भी बेरोजगारी का प्रश्न तो हमेशा उठता है। तो क्या बीजेपी ने भला नहीं किया, कांग्रेस उस वक्त कुछ नहीं कर पाई? इन तमाम सिनेरियो को पूरे, यदि हम पूरे राजस्थान के परसेप्शन से देखें, वो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, पिछली गवर्नमेंट ने जो जो गलतियां की उनकी सजा उन्हें मिली,
सजा ये मिली कि वो सत्ता से बाहर हो गई। युवाओं के हक और अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं जो धोखा हुआ, तो युवाओं ने वोट की चोट के साथ में उन्हें उसका जवाब भी दिया। आने वाले समय में भी जो कोई भी युवाओं की बात को दबाएगा, युवा अपना जवाब पूरे तरीके से मजबूती से देंगे। चलिए रविंद्र सिंह जी, एक शब्द में, एक लाइन में अपने बारे में बताइए कि जनता से आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल फोरम है, सभी आपको इस वक्त देख रहे होंगे। बिल्कुल, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, और आप सभी के बीच से निकल के, साधारण परिवार से निकल के प्रयास कर रहा हूँ। इस संघर्ष के दौर में आप सभी का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। मैं